हेलो गाइस, वेलकम है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स की क्विक रिवीजन करेंगे। मैट्रिक्स से रिलेटेड हर साल क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो आईआईटी जैम का पेपर हो, चाहे वो जेएनयू का पेपर हो, चाहे वो बीएचयू का पेपर हो, चाहे वो सीईटी का पेपर हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। देखिए, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की क्वान्टिटी बराबर हो, रोज़ और कॉलम जो है इक्वल हो, ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? ठीक है, जब हमें डायगोनल एलिमेंट्स के अलावा बाकी जो एलिमेंट्स है वो जीरो मिले। देखिए, डायगोनल एलिमेंट्स जो है हमारे पास ए और बी है, बाकी जो एलिमेंट्स है वो जीरो है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो, बाकी जो एलिमेंट्स है वो जीरो हो। देखिए, डायगोनल मैट्रिक्स में था कि जो डायगोनल एलिमेंट्स थे वो अलग अलग थे, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट जो है सेम है और बाकी एलिमेंट्स यहाँ पर जीरो है। आगे बात कर लेते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। अगर हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिले जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स वन हो, बाकी जो है एलिमेंट्स वो जीरो हो, तो इस तरीके की मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं। रो मैट्रिक्स की बात करते हैं। रो मैट्रिक्स का मतलब जहाँ पे हमें एलिमेंट जो है रो वाइज मिले। इस तरीके से कॉलम मैट्रिक्स भी होती है जिसमें हमें जो एलिमेंट्स है वो कॉलम वाइज हमें मिलते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग रो मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जहाँ पे हमें अपर, देखिए, एलिमेंट जो है इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म में हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग आइडम पोटेंट मैट्रिक्स की। तो आइडम पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, ठीक है, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसमें अगर हम उस मैट्रिक्स का स्क्वायर करें तो हमें दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाए। तो इस तरीके की कंडीशन फॉलो करने वाले मैट्रिक्स को हम लोग आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं नील पोटेंट मैट्रिक्स की। तो नील पोटेंट मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें अगर हम किसी मैट्रिक्स की, अगर हम मान लीजिए उसका स्क्वायर करें या क्यूब करें या फोर्थ पावर करें और हमें जीरो मिल जाए, ठीक है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नील पोटेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। और जो इसकी पावर, मान लीजिए हमने क्यूब किया एक मैट्रिक्स का और हमें जीरो मिला, तो जो क्यूब है 3 है, जो वो इसमें इंडेक्स जो है कहलाता है। आगे बात कर लेते हैं इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की। तो इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? जब हम किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर करें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 मिले और बाकी एलिमेंट जो है वो जीरो मिले। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह की मैट्रिक्स को हम लोग इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए, ये रिलेशन भी होता है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ये जो है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स की कंडीशन है। अगर हम बोथ साइड ए इनवर्स लगा दें तो हमें, देखिए, ए इनवर्स से ए तो कट जाएगा, तो यहाँ पे ए बचेगा, ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। ठीक है, ये कंडीशन आ जाती है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स के अंदर। पूछता है कि इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में कौन सी कंडीशन फॉलो होती है, तो इस तरीके की कंडीशन जो है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स में फॉलो की जाती है। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स। इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स को ही सेल्फ इनवर्स मैट्रिक्स कहते हैं। सो आगे बात कर लेते हैं ट्रेस की। ट्रेस क्या होता है? अगर हम डायगोनल एलिमेंट, कोई हमारे पास मैट्रिक्स है, उसके डायगोनल एलिमेंट्स को प्लस कर दे तो हमें ट्रेस मिल जाता है, उसको ट्रेस बोलते हैं। सो अगर ट्रेस हमें निकालना हो ए प्लस बी का, तो ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी के वो बराबर होगा। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, आगे हम प्रॉपर्टी देखते हैं कि अगर हमें दिया हो ट्रेस ऑफ ए बी तो हम उसको लिख सकते हैं ट्रेस ऑफ बी ए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं ट्रांसपोज की। तो ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है? जैसे एक सिंबल देख सकते हैं, हमें ए का ट्रांसपोज करना था, उसको हम ए ऊपर जो है ऐसे कैपिटल टी शो होता है यहाँ पे। ठीक है, इसको हम लोग ट्रांसपोज करने के लिए यूज़ करते हैं। देखिए, अगर हमारे पास एक एलिमेंट है, एक मैट्रिक्स है जिसमें इस तरीके के हमें एलिमेंट मिले हुए ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, ये रो वाइज है। ठीक है, इसको अगर हम कॉलम वाइज कन्वर्ट करते हैं, मतलब रोज वाले एलिमेंट्स को कॉलम वाइज कन्वर्ट करते हैं, ए बी सी, देखिए ए बी सी इस तरीके से कॉलम वाइज आ गया। डी ई एफ जो रो में लिखा हुआ था उसको हमने ट्रांसफ़र कर दिया कॉलम में, डी ई एफ। तो ठीक है, इस तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन को बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये ट्रांसपोज हम ऐसे निकाल देते हैं। अगर हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और फिर उसको दोबारा ट्रांसपोज कर दें तो हमें दोबारा से वही मैट्रिक्स मिल जाती है। ठीक है, अब देखिए, ए और बी का अगर हम ट्रांसपोज करें तो हम उसको लिख सकते हैं बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। आगे बात कर लेते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट का मतलब, इसको हम डैगर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डैगर का साइन देखो इस तरीके से प्लस होता है। ठीक है, ठीक है, और देखिए डैगर का मतलब क्या होता है कि हमने ट्रांसपोज भी कर दिया और उसके बाद उसका कॉन्जुगेट भी कर दिया। कॉन्जुगेट का साइन ये होता है। कॉन्जुगेट का मतलब क्या होता है कि देखिए, ट्रांसपोज तो समझ में आ गया कि रोज़ को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे और कॉलम को रोज़ में कन्वर्ट कर देंगे, लेकिन ट्रांसपोज का मतलब होता है जो एलिमेंट्स
जो उस मैट्रिक्स में होते हैं उनके साइन चेंज कैसे करते हैं। देखिए अगर लिखा हुआ है 2 + 3 आयोटा तो बीच वाला साइन चेंज कर देंगे, 2 - 3 आयोटा कर देंगे, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट। अगर लिखा हुआ है -4 - 5 आयोटा तो इसको हम लिख देंगे -4 + 5 आयोटा, देखिए बीच का साइन चेंज कर देंगे। अगर लिखा हुआ है 6 आयोटा तो इसको लिख देंगे -6 आयोटा। अगर 2 लिखा हुआ है एक कांस्टेंट वैल्यू है तो हम इसको 2 ही रहने देंगे, ठीक है। इस तरीके से हम कॉन्जुगेट करते हैं। तो ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट करते हैं तो हमें डैगर मिलता है, ठीक है, इसको डैगर बोलते हैं, ठीक है। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है ये हार्मिशन, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स की जो क्वांटिटी है वो शुरू हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये सारी मैट्रिक्स जो है वो IIT जैम में बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं हार्मिशन मैट्रिक्स की। हार्मिशन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी मैट्रिक्स का डैगर करें, डैगर का मतलब क्या होता है, उसका ट्रांसपोज करें फिर उसका हम लोग कॉन्जुगेट कर दें, तो अगर हमें दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग हार्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इस तरीके की मैट्रिक्स अगर इसका हम लोग देखिए पहले इसके जो रोज वाइज एलिमेंट्स है उसको कॉलम वाइज कन्वर्ट करें और फिर सबके साइन चेंज कर दे हम लोग, जैसे हमने साइन देखे थे पीछे। तो इसमें अगर दोबारा जो है हमें यही मैट्रिक्स मिल जाएगी तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग जो है हार्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। इस हार्मिशन मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स हम देखने को मिलता है, ठीक है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ये प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, 1 3 0, और तीनों वैल्यूज़ कैसी है, रियल होती है, ठीक है। तो ये याद रखने वाली बात है, ये प्रॉपर्टी है हार्मिशन मैट्रिक्स की कि यहाँ पर जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स है वो सारे रियल होते हैं। देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं इसको। देखिए लिखा भी हुआ है इसमें कि इन अ हार्मिशन मैट्रिक्स प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स आर रियल, ठीक है। और देखिए मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट, देखिए इसमें जो है ना सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स जो हम देखते हैं यहाँ पर, यहीं पे हमें मैक्सिमम रियल नंबर्स देखने को मिलते हैं। सो आगे बात कर लेते हैं। तो अगर कोई पूछे कि मिनिमम रियल नंबर्स कितने हो सकते हैं इस हार्मिशन मैट्रिक्स पे, तो हम कहेंगे भाई जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो तो फिक्स है कि रियल नंबर होंगे ही होंगे, ठीक है। तो n×n कर देंगे तो हमें जो है हार्मिशन मैट्रिक्स का जो है मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आगे बात कर लेते हैं एंटी हार्मिशन की। एंटी हार्मिशन का मतलब क्या होता है, मतलब हार्मिशन का मतलब नेगेटिव, मतलब कि स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं इसको। स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स मतलब एंटी हार्मिशन मैट्रिक्स। एंटी हार्मिशन मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम ए कोई मैट्रिक्स है उसका अगर हम डैगर करें तो हमें -a मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमें a मिल रहा था, यहाँ पे हमें -a मिल रहा था, इसी को बोलते हैं स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स मतलब एंटी हार्मिशन मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स की एक खासियत भी है कि यहाँ पर जो हमें जो डायगोनल एलिमेंट्स मिलते हैं या तो वो 0 होंगे या वो प्योरली इमेजिनरी होंगे। इमेजिनरी मतलब वो आयोटा की टर्म्स में होंगे, ठीक है। अब इसके कुछ नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स क्या है, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ एंटी हार्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है, वो या तो 0 होंगे या प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो ये हमने पढ़ लिया, ठीक है। आगे मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट, ठीक है, इसमें हमें कोई भी मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स जो है देखने को नहीं मिलते। तो मिनिमम नंबर ऑफ रियल एलिमेंट्स जो कितने होंगे, 0 होंगे। कहाँ पर, डायगोनल एलिमेंट्स में, ठीक है। डायगोनल एलिमेंट्स में यहाँ पे रियल नंबर कोई भी नहीं मिलेगा हमें, या तो 0 मिलेगा या फिर हमें प्योरिटी जो है इमेजिनरी मिलेगा। देखिए आगे बात कर लेते हैं, सब प्रॉपर्टीज़ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है ये। अगर ए हार्मिशन मैट्रिक्स है तो आयोटा ए और माइनस आयोटा, देखिए आयोटा का टर्म हम कहाँ यूज़ करते हैं, आयोटा टर्म हम यूज़ करते हैं एंटी हार्मिशन मैट्रिक्स में, ठीक है, जहाँ पे हम जानते हैं कि डायगोनल एलिमेंट जो है या तो वो प्योरली इमेजिनरी होंगे या वो 0 होंगे। तो देखिए इसको हम कह सकते हैं कि ये जो इस तरीके के एलिमेंट्स है ये एंटी हार्मिशन के अंदर आते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगर ए हार्मिशन मैट्रिक्स है तो के ए भी जो है एक हार्मिशन मैट्रिक्स होगा, जहाँ पे के जो है एक रियल स्केलर होगा। देखिए आगे बात कर लेते हैं, हमारे पास m×n, m और n जो है इनका जो प्रोडक्ट है, अगर ये हार्मिशन मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, दो हार्मिशन मैट्रिक्स अगर हमें दिया रखे m और n और इनका हमने प्रोडक्ट किया तो वो एंटी हार्मिशन होता है, ठीक है। एंटी हार्मिशन मतलब क्या कि इनका अगर हम डैगर करें तो हमें जो है माइनस की वैल्यू मिले, ठीक है। तो देखिए mn का अगर हमने डैगर किया तो हमें माइनस मिली mn, ठीक है। इसी को बोलते हैं एंटी हार्मिशन मैट्रिक्स। देखिए हम अभी भी हमने पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हम डैगर करें और हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए माइनस साइन के साथ तो उसको हम लोग एंटी हार्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं या स्क्यू हार्मिशन मैट्रिक्स बोलते हैं। यहाँ पे देखिए हमने mn मैट्रिक्स के प्रोडक्ट का हमने डैगर किया तो हमें -mn मिला, ठीक है। तो ठीक है, ये कंडीशन होती है। अब m n के ऊपर डैगर को हम लोग लिख सकते हैं n डैगर m डैगर दैट इज इक्वल टू -mn, और अगर हम देखिए n डैगर m डैगर को हम लोग nm लिख सकते हैं इज इक्वल टू -mn, और nm इज उधर भेज देंगे तो +mn हो जाएगा इज इक्वल टू 0 बच जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एंटी कम्यूटेटर, ठीक है। जब प्लस साइन आता है तो उसको एंटी कम्यूटेटर बोलते हैं, अगर यहाँ पे माइनस आता है तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटर, ठीक है। तो ये एंटी कम्यूटेटर है। एंटी कम्यूटेटर का साइन देखिए इस तरीके से हम लोग कर्ली ब्रेसेस के साथ यूज़ करते हैं, दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग। आगे है हमारे पास द नंबर, देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सबसे पहले
सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करें और ट्रांसपोज करने के बाद हमें दोबारा वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए ये मैट्रिक्स दे रखी है, अगर इसको हम लोग इसका ट्रांसपोज कर दें, मतलब ए बी सी डी ई, इस तरीके से ये कॉलम वाइज है, इसको हम रो वाइज लिख दें, तो दोबारा ए बी सी सी डी वही मिल जाएगा हमें। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे बात कर लेते हैं एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब जब हम किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें और हमें वही मैट्रिक्स दोबारा मिल जाए लेकिन नेगेटिव साइन के साथ मिले, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। इस तरीके के मैट्रिक्स को हम लोग एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देखने का एक तरीका भी है कि देखिए जब हमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट सब जीरो मिल जाए, ठीक है, देखिए इसी को हम लोग ट्रेस भी बोलते हैं। जब हम डायगोनल एलिमेंट्स का सम करें तो हमें ट्रेस कितना मिलेगा? ट्रेस यहाँ पे जीरो मिलेगा। तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के अंदर जो ट्रेस होता है वो भी जीरो होता है, ठीक है। और हम ये भी कह सकते हैं कि उनके डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होते हैं। सो देखिए इसमें कुछ इनकी प्रॉपर्टीज़ होती है, वो हमें याद रखनी है, जैसे कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स ऑफ एन इंटू एन सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, कि एन इंटू एन क्रॉस एन की जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, ठीक है, उसमें इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या होती है? वो होती है 1/2 एन एन माइनस 1। इस तरीके से एंटी सिमेट्रिक में इंडिपेंडेंट कंपोनेंट्स की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2 एन एन माइनस 1। और हम जानते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो n इंटू एन के फॉर्म में होते हैं, क्योंकि ये जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम जानते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमेशा क्या होता है? जीरो होते हैं। तो हम जान सकते हैं यहाँ पर कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसमें प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स कितने होते हैं? सब जीरो होते हैं। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। आगे कह रहा है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ, ठीक है, हर स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए ए इज इक्वल टू 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए है, ये एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, मतलब ये एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग कि इफ़ ए सिमेट्रिक, अगर ए जो है सिमेट्रिक है विद डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज़, ठीक है, अगर ए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जिसके आइगन वैल्यूज़ काफ़ी दूर दूर है, डिस्टिंक्ट है, ठीक है, तो उसको हम लोग डायगोनलाइज कर सकते हैं। मतलब ये पूरा प्रोसेस है, ठीक है। अभी हमें ये बस ये प्रॉपर्टी पढ़नी है कि उसको हम डायगोनलाइज कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या? जब हमें डिटर्मिनेंट किसी मैट्रिक्स का जीरो मिल जाए, किसी मैट्रिक्स का अगर हमें डिटर्मिनेंट जीरो मिल जाए तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो ना मिले तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सो आगे बात कर लेते हैं एडजॉइंट की, ठीक है। एडजॉइंट का हालांकि यूज़ तो अभी हमें सिर्फ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, हालांकि एडजॉइंट का यूज़ जो है वो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें भी हम ट्रांसपोज करते हैं, फिर कॉन्जुगेट करते हैं, ठीक है, साइन चेंज कर देते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग प्रोसेस करते हैं। वो अभी हमें नहीं पढ़ना, हमें एडजॉइंट पढ़ना है कि एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। तो एडजॉइंट डॉट ए इज इक्वल टू ए डॉट एडजॉइंट, इस तरीके से हम लिख सकते हैं इसको। आगे देख सकते हैं अगर ए जो है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है एन ऑर्डर की, तो उसका जो अगर उसका डिटर्मिनेंट एम है तो इसकी देखिए ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन पूछता है हमसे कि एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एम रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है कि एडजॉइंट ए का मॉडुलस जो होता है वो बराबर होता है डिटर्मिनेंट रेज टू पावर ऑर्डर -1, ठीक है। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स की। तो इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, किसी भी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, मतलब कि ये जस्ट प्रॉपर्टी है, ठीक है। इन्वर्स मैट्रिक्स का मतलब ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। इन्वर्स करने का तो पूरा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एडजॉइंट निकालते हैं, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, फिर फॉर्मूला होता है उसका कि 1/में डिटर्मिनेंट ऑफ ए और फिर एडजॉइंट ए, ठीक है, इस तरीके से हम लोग इन्वर्स निकाल देते हैं, ठीक है। वो अलग बात है, ये प्रॉपर्टीज़ अभी हम पढ़ रहे हैं। तो एनी इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, ठीक है, मतलब ऐसे मैट्रिक्स जिसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं, उसका जो आंसर हमेशा यूनिक मिलेगा हमें, ठीक है। यूनिक का मतलब क्या होता है कि हमें हर बार अलग अलग वैल्यू मिलेगी। आगे बात कर लेते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की, किसी भी मैट्रिक्स का जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो वो नॉन सिंगुलर आता है। नॉन सिंगुलर का मतलब हो गया कि हमें जो है वो जो डिटर्मिनेंट है वो जीरो नहीं मिलेगा। अब जीरो नहीं मिलेगा तो हमें अलग अलग वैल्यू मिलेगी, इसीलिए जो है इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का जो हमें इन्वर्स मिलता है वो हमेशा अलग अलग वैल्यू मिलेगी उसकी, तो जीरो नहीं मिलेगी, कभी कभी 1, कभी 2, कभी 3 मिलेगी। तो इसलिए उसको इन्वर्स को हम यूनिक इन्वर्स बोलते हैं, क्योंकि हमें हर बार एक यूनिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, अगर हमारे पास इस तरीके की मैट्रिक्स दे रखी है या फिर एक तरीके की फॉर्म दे रखी है ABCDE टेंड्स टू और पावर दे रखा है -1, ठीक है।
इसको हम लोग लिख सकते हैं सी इन्वर्स, बी इन्वर्स, ए इन्वर्स, इस फॉर्म को भी हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ये इन्वर्स की एक फॉर्म है। सो आगे बात कर लेते हैं हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम किसी एक मैट्रिक्स को, ठीक है, उसके ट्रांसपोज के साथ इंटू कर दें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है हम जानते हैं, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स 1 1 होते हैं, बाकी एलिमेंट्स 0 होते हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसकी प्रॉपर्टीज सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ के लिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई थी कि क्योंकि प्रॉपर्टीज़ पेपर में हर बार पूछते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी सब एग्जाम्स हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग डिटर्मिनेंट की। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, किसी भी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट निकालते हैं हम लोग, या तो वो +1 मिलेगा या फिर हमें -1 मिलेगा। देखिए इस तरीके की मैट्रिक्स को हम लोग ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए क्यों, जब इसका हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मतलब cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, तो हमें 1 मिलेगा। 1 मतलब इसका जो इस मैट्रिक्स का जो रिजल्ट है, वो डिटर्मिनेंट जो है वो हमें 1 मिल रहा है, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अगर ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो उसके इन्वर्स के बराबर होगा। आगे बात कर लेते हैं कि अगर एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो उसके रोज़ और कॉलम जो है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर की फॉर्म में होते हैं। मतलब ये आपको लर्न करना चाहिए, ठीक है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। कि मतलब पूछेगा कि वो नॉर्मलाइज्ड होता है कि नहीं होता है, कहेगा कि नहीं होता है, या फिर एक वो पूछेगा होगा, एक में कहेगा कम होगा। तो ऐसा कुछ नहीं, सीधी बात है कि वो होता ही है, नॉर्मलाइज्ड वेक्टर वो होता ही है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जैम में। सो आगे बात कर लेते हैं एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स ऑफ ए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। कोई भी 2 रोज या 2 कॉलम्स ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में ऑर्थोगोनल होते हैं आपस में, ये प्रॉपर्टी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ए और बी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए बी जो है वो हमेशा ऑर्थोगोनल रहेंगे। इस तरीके से हम बात कर लेते हैं आगे यूनिटरी मैट्रिक्स की। तो यूनिटरी मैट्रिक्स और ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में खास अंतर नहीं है। देखिए यहाँ पे हम ए ट्रांसपोज करते हैं, यहाँ पे हम ए डिगर करते हैं। मतलब एक बार एक मैट्रिक्स लेते हैं और उसी मैट्रिक्स का हम डिगर निकाल देते हैं और दोनों को इंटू कर देते हैं और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है। मतलब दोनों में सिमिलरिटी है, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में भी सिमिलरिटी मिलेगी। देखना कि डिटर्मिनेंट जो है वो हमेशा यूनिट मॉडुलस मिलेगा, मतलब +1 वैल्यू मिलेगी या फिर -1 वैल्यू मिलेगी हमेशा, ठीक है। और जैसे कि वहाँ पे हमने सीखा था कि ए का हमने ट्रांसपोज किया तो हमें ए इनवर्स मिला। यहाँ पे अगर हम ए का डिगर करेंगे, डिगर का मतलब क्या, ट्रांसपोज करके हम लोग उसका कॉन्जुगेट निकाल देंगे तो हमें ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे यूनिटरी मैट्रिक्स में अगर उसका मैट्रिक्स का डिगर निकाले तो वो खुद का इनवर्स होता है, ठीक है, ऐसे कह सकते हैं हम लोग। यहाँ पर भी देखिए रोज़ और कॉलम जो है वो एक नॉर्मलाइज्ड वेक्टर होते हैं। यहाँ पे भी प्रॉपर्टीज वही सेम है कि 2 रोज़ और 2 कॉलम जो है वो ऑर्थोगोनल होते हैं आपस में। और अगर ए और बी जो है 2 यूनिटरी मैट्रिक्स है तो ए बी और बी ए बी जो है आपस में यूनिटरी होंगे, और यूनिटरी का एक एग्जाम्पल है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और घर पे सेफ रहिए, ठीक है, और हाथ धोते रहिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।